2018 में एक जर्मन कंपनी DAX में शामिल हुई और केवल 21 महीने बाद 1.9 बिलियन नकद गायब बताया गया। दोस्तों, ये वायर कार्ड था जिसे दुनिया भर के क्रॉस ट्रांजैक्शंस गुजरते थे। आप सोचिए कैसे एक पेमेंट्स स्टार्टअप एम्पायर बना और फिर इस तेजी से गिरा। आज आपके साथ हम इस कहानी को डेटा, तारीख और सबक के साथ खोलते हैं। 1999 में म्यूनिक के पास S6 में वायर कार्ड का जन्म हुआ। इंटरनेट कॉमर्स के नए दौर में टैब ऑनलाइन पेमेंट अभी नवजात था। फ्रॉड का डर ज्यादा, भरोसा कम। कंपनी ने रिस्की मर्चेंट्स को प्रोसेस करके एक नीचे पकड़ा और फीस के बदले उन्हें ग्लोबल ग्राहक तक पहुंचाया। आपका सवाल जायज है, इतनी जल्दी भरोसा कैसे जीता गया? 2005 में वायर कार्ड ने रिवर्स टेकओवर के जरिए स्टॉक मार्केट में एंट्री ली। फिर 2006 में XCOM ग्रुप का अधिग्रहण किया। इस डील ने उन्हें वायर कार्ड बैंक AG का लाइसेंस दिया, जो एक्वायरिंग और इशुइंग दोनों का संगम बना। टेक और बैंक दोनों एक साथ सेटलमेंट और रिस्क कंट्रोल को तेज करते हैं। ये कॉम्बो दोस्तों ग्रोथ के लिए ईंधन बन गया। बिजनेस साधारण था पर असरदार। मर्चेंट करता बेच, कस्टमर ऑनलाइन पे करता और वायर कार्ड 1% से 3% तक फीस लेता। सेटलमेंट 24 से 48 घंटे में कर देता। चार्ज बैक, फ्रॉड चेक्स और करेंसी कन्वर्शन से एक्स्ट्रा आए। आप समझते हैं, स्केल बढ़ते हाई मार्जिन्स पटले पर सस्टेनेबल बन सकते हैं। 2010 के बाद एक्विजिशंस ने गति पकड़ ली। 2016 में सिटी के प्रीपेड कार्ड सर्विसेज को लिया, जिसने नॉर्थ अमेरिका में दरवाजा खोला। एशिया, मिडल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में पार्टनरशिप्स और छोटे सौदे फुटप्रिंट फैलाते चले गए। हर नई मार्केट में लोकल पार्टनर के साथ प्रवेश, कंप्लायंस और सेल्स दोनों को गति दी। ब्रांडिंग पावरफुल थी, टेक फर्स्ट नैरेटिव और डैशबोर्ड्स जो रियल टाइम वॉल्यूम्स दिखाते थे। 2018 तक रिपोर्टेड रेवेन्यू लगभग 2.0 बिलियन पहुंच गया। एबिटा करीब 560 यूरो मिलियन, एम्प्लॉइज 5,700 से ज्यादा, 26 से अधिक देशों में प्रेजेंस और हजारों मर्चेंट्स ऑन बोर्ड। दोस्तों, ये नंबर्स किसी भी इन्वेस्टर को उत्साहित कर देते हैं। सितंबर 2018 में वायर कार्ड DAX 30 में आया। कॉमर्स बैंक को रिप्लेस करके शेयर प्राइस 191 यूरो के पास पहुंच गया। मार्केट कैप 24 यूरो बिलियन से ऊपर। जर्मनी के लिए नए टेक चैंपियन की छवि बनी। आप सोचिए, 19 साल में स्टार्टअप से ब्लू चिप तक का सफर। ये उड़ान डेटा और नैरेटिव दोनों पर टिका हुआ था, पर मॉडल का एक कॉम्प्लेक्स हिस्सा था। THIRDPARTY एक्वायरिंग। UAE, सिंगापुर, फिलीपींस जैसे स्थलों पर पार्टनर्स के थ्रू मर्चेंट्स चालते, रेवेन्यू शेयर होता और कैश अलेजिडली एस्क्रो अकाउंट्स में रखा जाता। रिपोर्टेड प्रॉफिट्स का बड़ा हिस्सा इन TPA सेगमेंट्स से आता। जब रिकॉर्ड्स ओपेक हो जाए तो जांच और जरूरी हो जाती है। 2015 से कुछ पत्रकार और रिसर्चर्स ने सवाल उठाए। अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज और ROUNDTRIPPING जैसी आशंकाएं रखते हुए कंपनी ने इन आरोपों को सख्ती से नकारा, लीगल केसेस किए और कहा कि शॉर्ट सेलर्स बाजार मैनिपुलेट कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी बढ़ी, एक दिन में 20% तक स्विंग्स देखे गए, फिर भी ग्रोथ नैरेटिव मजबूत बना रहा। 2019 में सिंगापुर अथॉरिटीज ने ऑफिसेस पर छापा मारा। कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। इंटरनल चैट्स, ईमेल्स और रिकंसिलिएशंस पर जांच बढ़ी, पर कंपनी ने कहा ऑपरेशंस सामान्य चल रहे हैं। मर्चेंट्स को आश्वासन दिया गया, सेटलमेंट्स समय पर आए। आप देखते हैं, संकट के बीच भी डेली पेमेंट फ्लोज रुकते नहीं, मोमेंटम बना रहता है। 2020 के शुरुआती महीनों में एक स्पेशल ऑडिट शुरू हुआ। इंडिपेंडेंट फर्म को रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने को कहा गया। अप्रैल 2020 में रिपोर्ट आई, जिसने कई महत्वपूर्ण बैलेंसेस, खासकर TPA प्रॉफिट्स और कैश ट्रेल्स वेरीफाई करने में असमर्थता बताई। ये लाल झंडी थी, क्योंकि वेरिफिकेशन बिना विश्वास अधूरा होता। दोस्तों, यहीं से कहानी मुड़ने लगी। जून 2020 में ऑडिटर EY ने 2019 अकाउंट्स पर साइन करने से इनकार किया। कहा कि 1.9 बिलियन के कॉन्फर्मेशंस नहीं मिले। फिलीपींस के 2 बैंक्स ने पत्र को जाली बताया।
कहा कि ऐसे अकाउंट्स अस्तित्व में ही नहीं। मार्केट ने तुरंत सिग्नल पढ़ लिया और ट्रस्ट तेजी से टूट गया। ये आंकड़ा एम्पायर का केंद्र बन गया। 19 जून 2020 को सीईओ मार्कूस ब्राउन ने इस्तीफा दिया। कुछ घंटों बाद गिरफ्तारी हुई। जैन मार्सलेक गायब हुआ। इंटरनेशनल नोटिस जारी हुआ। ठिकाना रहस्यमय रहा। लीडरशिप वॉइड ने क्राइसिस और गहरा किया। स्टाफ और क्लाइंट्स दोनों असमंजस में पड़े। आप समझते हैं, जब सर पर छत हिल है, नीचे सब कुछ काम पता है। 25 जून 2020 को वायरकार्ड ने इंसॉल्वेंसी फाइल किया। DAX हिस्ट्री में पहली बार एक सदस्य ऐसे गिरा। शेयर प्राइस कुछ दिनों में 98% तक गिर गया। दशकों की बनाई मूल्य रातों रात खाक हो गई। क्रेडिट लाइंस बंद, रेगुलेटर्स सक्रिय और एसेट सेल्स शुरू। दोस्तों, यही वो पल था जब एम्पायर सचमुच टूटा। तो फिर ये एम्पायर बना कैसे? 2008 से 2018 तक ECO MERC बूम ने हर साल DOUB LED IGIT मोमेंटम दिया। CROSSBORDER शॉपिंग बढ़ी और सब्सक्रिप्शन मॉडल फैला। वायरकार्ड ने ऑनबोर्डिंग को सरल बनाया, रिस्क टूल्स को पैना किया और नए सेक्टर्स जैसे ट्रैवल, गेमिंग, डिजिटल गुड्स को जोड़ा। स्केल ने नेटवर्क इफेक्ट को जन्म दिया। ऑपरेशनली उनका वादा साफ था। ऑथोराइजेशन तेज, सेटलमेंट तेज और डिस्प्यूट हैंडलिंग समयबद्ध। 2448 घंटे का सेटलमेंट विंडो मर्चेंट्स के कैश फ्लो को बचाता। चार्ज बैक रूल्स साफ लिखे जाते। आप जानते हैं, प्रेडिक्टेबल कैश ही बिजनेस को सांस देता है। ये प्रोसेस डिसिप्लिन दोस्तों ग्रोथ के मूल में था। पर कल्चर में HYPER GROWTH टारगेट्स छाए रहे। क्वार्टरली माइलस्टोन्स पार जोर और कुछ क्षेत्रों में कंट्रोल्स कमजोर दिखे। विसल ब्लोअर्स के संकेत नजरअंदाज हुए। डॉक्यूमेंटेशन गैप्स छुपे रह गए। एसचे के मुख्यालय में सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस तेज बेन, पर ACCONDLINE चेक्स उतने मजबूत नहीं लगे। गवर्नेंस जैब पीछे रह जाए, रिस्क आगे निकल जाता है। रेगुलेटर्स की भूमिका भी क्रूशल रही। 2019 में जर्मनी के बाजार नियामक ने करीब 2 महीने का SHORTACLLING बैन लगाया। मार्केट स्टेबिलिटी के लिए आज पैरेलल धीमी दिखी। बाद में पार्लियामेंट्री इंक्वायरी हुई और रिफॉर्म्स पार जोर बढ़ा। आप देखते हैं, ओवरसाइट और एजिलिटी को साथ चलना चाहिए। क्लाइंट्स पर असर तुरंत पड़ा। यूरोप से एशिया तक कई मर्चेंट्स ने 48 हाफ टन में नए प्रोवाइडर्स के साथ माइग्रेशन किया। पेरोल और गिफ्ट कार्ड यूनिट्स बेच दिए गए। हजारों कर्मचारियों पर छंटनी की मार पड़ी। कई देशों में ऑफिसेस बंद हुए। दोस्तों, जब ट्रस्ट टूटता है, सप्लाई चेन हर कड़ी हिल जाती है। पीक पार फुटप्रिंट 26+ देशों, 100+ पार्टनर्स और लाखों मर्चेंट्स तक फैला हुआ था। इतनी परतों वाली संरचना ड्यू डिलिजेंस को कठिन बना देती है, खासकर जब THIRDPARTY लेजर्स अलग सिस्टम्स में हो। आपको डेटा लिनिएज, रिकॉन्सिलिएशंस और कॉन्फर्मेशंस को रोज मापना पड़ता है, वरना आंकड़े चमकते हैं, हकीकत पीछे रह जाती है। सबक साफ है दोस्तों, कैश को 3 जगह वेरीफाई कीजिए। बैंक कॉन्फर्मेशंस स्वतंत्र चैनल्स से लीजिए और रेवेन्यू को सेटलमेंट डेटा से रोज जोड़ कर देखिए। बोर्ड कमिटीज को एम्पावर्ड रखिए और एक्सटर्नल ऑडिटर्स को ग्रैन्युलर लॉग्स तक पहुंच दीजिए। आपका निवेश हो या आपका व्यवसाय, सरल सवाल रिस्क को आधा कर देते हैं। आप बताइए, आपको इस कहानी में सबसे बड़ा रेड फ्लैग कौन सा लगा? TPA स्ट्रक्चर, ऑडिटर फ्लैग्स या लीडरशिप डिसीजंस? कमेंट्स में अपनी राय रखिए। हमारे साथ सीख साझा कीजिए। अगर ये DATADRIBN कहानी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर करके ह्यूम सपोर्ट दीजिए। आपका फीडबैक ये बेहतर बनाता है। दोस्तों, आपने वायरकार्ड का उभार और पतन सुना। आप चाहते हैं हम अगली बार कौन सी कॉर्पोरेट कहानी लेकर आए? 10 साल की ग्रोथ जर्नी या फॉरेंसिक POSTMORTEM? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को टैप कीजिए और हर हफ्ते नए एपिसोड्स पाइए। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगला सच शायद आपके शहर में ही हो।